नेक्स्ट पॉइंट है 3.2 ओबेसिटी। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई उसकी प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वज्रासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये जो है सभी हमारे ओबेसिटी के रिलेटेड है कि भाई ओबेसिटी के अंदर अभी हमने देखा होगा कि जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर, जैसे हमने पहले भी बोला था शायद कि भाई यूएसए में और हमारे यहाँ पर भी कि 3 जो है एडल्ट उसके अंदर से एक और 5 चिल्ड्रंस के अंदर से एक, इनमें से सभी को क्या है फैट की मींस ज्यादा फैट उनको होता है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी के अंदर फैट होता है। क्यों होता है? कि वो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं कि जिससे भाई फैट जो है वो बॉडी के अंदर मैक्सिमम इंक्रीज हो। जैसे हमने पहले बोला था कि भाई हमारा सेकंड चैप्टर था उसके अंदर कि भाई हमें जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि भाई वो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है वो ओबेसिटी मींस के फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ओबेसिटी का लेवल भी वहां पे बढ़ जाता है। तो उसमें क्या कि ओबेसिटी हैज बिकम एन इनॉर्मस एज वेल एज फैटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये कि बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ के लिए। जैसे हमने बोला कि यूएसए के अंदर 3 एडल्ट के अंदर से एक और 5 चिल्ड्रंस के अंदर से एक टीनेजर्स जो होता है वो उसका ये प्रॉब्लम का फेसिंग करता है कि जैसे ओबेसिटी दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल्स। तो क्या है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर फैट का लेवल जो ज्यादा बढ़ जाता है तो भी हमें ये प्रॉब्लम होता है। तो उससे क्या होता है कि मैक्सिमम हमें हेल्थ के रिलेटेड डिसीज होने के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम उसके अंदर होते रहेंगे। और जो लोग ओबेस है मीन्स के ज्यादा उनके अंदर फैट है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि भाई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वेरिकोस वेनिस, लिवर मेल फंक्शन। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को अगर आपके अंदर फैट ज्यादा है दैट मीन्स के ओबेसिटी का लेवल ज्यादा है आपके अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर ओबेसिटी का लेवल आपके अंदर ज्यादा है। तो क्या भाई इफ यू वांट टू नो योर बॉडी मास इंडेक्स, तो वो क्या है कि आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर देखना है तो उसके लिए 2 कैटेगरीज दी गई है। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास मीन्स के BAMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके लिए क्या है कि सपोज हमारा वेट है वो केजी में हमें लेना है और हमारी हाइट जो है मीटर में उसको स्क्वायर करना है। तो वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उसको ऐसे हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो उस हिसाब से हमें हमारा BMI जो है वहां पे पता चलेगा कि भाई हमारा एक्चुअल BMI इतना है। तो हमें ये क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या क्या हमें उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ इसके ऊपर डिपेंड है, ये जो फॉर्मूला दिया गया। दूसरा एक है कि जो हमारा कैसे पता चले कि हम अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है, कि भाई हमारा वेट बरोबर है कि नहीं है। तो उसमें क्या है कि लेस देन 18.5 सो इट इज अ कंसिडर इन अंडर वेट, 18.5 टू 24.9 इट इज अ नॉर्मल रेंज। अगर जिसका 18.5 एंड 24.9 के बिटवीन मीन्स के उनके बीच में जिसका है वेट वो नॉर्मल रेंज कही जाती है। एंड ओवरवेट दैट मीन्स के 25 एंड ओवर, मोर देन 25 अगर किसी का BMI आता है तो वो ओवरवेट में जाता है। और जो 25.29.9 है वो प्री ओबेस के अंदर आता है। यहां से क्या होता है कि भाई ओवरवेट जो है वो मोर देन 25 से ज्यादा BMI है। फिर जो ओबेस का शुरू हो रहा है मीन्स जो ओबेसिटी जो है उसके क्लास जो शुरू हो रहे, तो वहां से कौन सा शुरू हो रहा है, पहले प्री ओबेस जो है वो 25 पॉइंट से 29.9 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है ओबेस जो मोर देन 30 के ऊपर जो है, ठीक है 30 है या 30 के ऊपर जो है तो वो क्या कहे जाएंगे कि ओबेस। फिर उसके बाद जो है उनके 3 क्लास में डिवाइड किया गया है कि ओबेस क्लास 1 जो है 30.0 से 34.9, those who are in between 30.0 to 34.9 it's considered in a obese class 1. okay, now next है हमारा obese class 2
जो 35 पॉइंट से 39.9 तक है। तो इनके बीच में जो लोग आते हैं वो लोग ओबेस क्लास मीन्स ओबेसिटी क्लास 2 के अंदर आते हैं। और थर्ड हमारा है कि ओबेसिटी क्लास 3, तो वो जो है मोर देन 40, जो लोग मोर देन 40 के ऊपर जिनका बीएमआई आता है वो लोग ओबेसिटी क्लास 3 के अंदर आते हैं। इन सभी को जो है उनकी ओबेसिटी जो है डिक्रीज करने के लिए अलग अलग आसनास दिए गए हैं, जिससे आप लोग अपनी ओबेसिटी एकदम डिक्रीज कर सकते हो। आपका फिटनेस लेवल जो है वो एकदम अच्छा हो सकता है। लेकिन कब कि भाई आप लोग अगर ये जो आसन और वो सब करते हो तो ही आप लोग ये डिक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। या फिर हमें एवरीडे एक्सरसाइज और वो सब करनी पड़ेगी कि जिससे भी ये हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट जो आसन है वो है वज्रासना। ठीक है, वज्रासन हमें कैसे करना है कि भाई हमारे जो दो पैर है उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देने हैं। ठीक है, हमारे दोनों हाथ जो है वो हमारी नीज है उसके ऊपर रख देने हैं स्ट्रेट। और देन हमें क्या करना है, बैक में से स्ट्रेट यू हैव टू सिट इन अ स्ट्रेट पोजीशन फ्रॉम योर बैक साइड। तो ये इसका प्रोसीजर है कि कैसे हमें करना है। नाउ बेनिफिट्स कौन से है इसके, भी अगर हम वज्रासन करते हैं तो हमें कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उससे पहला क्या है कि भाई हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो उसमें इंप्रूविंग होगा। ठीक है, हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो क्योर होगी। हमारा बैक पेन और जो चेस्ट है, अगर हमारे बैक में पेन है और चेस्ट में पेन है तो अगर आप ये आसन ठीक से करते हो तो भी आपको इम्प्रूव इसके अंदर होता है। फिर उसमें क्या है कि हमारा मेमोरी पावर ये इंक्रीज करता है। फिर हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है उसको भी ये क्योर करता है, मीन्स उसका भी लेवल जो है वो डाउन लाता है। मीन्स हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो एकदम कम कर देता है। कई बार क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस जो है हमारा ज्यादा हो जाता है, जिससे हम कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं। फिर क्या है कि भाई हमारे पेल्विक मसल्स जो है उनको वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हमारी जो पोस्चरल डिफेक्ट है, जो हमने पहले भी आपको बोली थी कि कई लोगों को काइपोसिस होता है, लॉर्डोसिस होता है, तो वो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है पोस्चर्स के तो वो भी इससे अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि भाई हमारा जो पोस्चरल डिफेक्ट है जो हमने बताया कि वो क्योर होता है उससे। उसके बाद क्या होता है कि कई लोगों को हर्निया का प्रॉब्लम होता है और कई लोगों को पाइल्स का भी प्रॉब्लम होता है। सो इफ यू आर डूइंग दिस आसन सो ऑल्सो यू प्रिवेंट दिस हर्निया एंड पाइल्स। तो आप वज्रासन करोगे तो इससे भी आपको बेनिफिट होता है। देन क्या है कि भाई आपका जो इससे स्कायाटिका और सैक्रल इन्फेक्शन जो है वो भी आपका क्योर होता है। जो स्कायाटिका जो है हमारे थाइस से लेके हमारे पैर के जो एंड तक वहां पे हमारी एक नस होती है, वो भी जो है अगर कई बार प्रॉब्लम होता है उसमें तो वो भी ये इससे ठीक होता है। इससे मोर क्या है कि भाई हमारा जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। इफ वी आर डूइंग दिस वज्रासना सो वी रिड्यूसिंग अवर हिप फैट ऑल्सो। तो ने उससे क्या है कि भाई हमारा कॉन्स्टिपेशन मीन्स हमें जो कब्जियत का प्रॉब्लम है वो उससे दूर होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो दूर होता है, और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके अंदर इम्प्रूव करता है। इफ वी आर डूइंग एवरी डे दिस आसन देन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी इंक्रीज और इम्प्रूव। तो उससे भी क्या हमें हेल्प मिलती है कि भाई अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छी रहेगी तो उससे हमने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वहां पे अच्छे से हमें जो हेल्प मिलेगी हमारी बॉडी के अंदर, और ज्यादा फैट वहां पे इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मीन्स के हमें ये कब नहीं करना चाहिए। इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन तो हमें वी आर नॉट परफॉर्मिंग दिस आसन। इफ वी हैव अ स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम also we are not do this asan। और जो if we have some difficulties in movement should do वज्रासन with lot of care। मीन्स के क्या है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है मूवमेंट के अंदर या सडनली हमारे लेग के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ है या ऐसा कोई चोट आई है तो भी हमें ये आसन नहीं करने हैं, या हमें ये आसन करने हैं तो एकदम केयर के साथ करना है। तो नेक्स्ट आसन है हमारा पाद हस्तासना। तो उसके अंदर क्या करना है, हाउ टू डू पाद हस्तासना। तो हमारे जो बोथ द पाम जो है वी हैव टू टच टू द फ्लोर।
ठीक है, हमें धीरे 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 आगे की तरफ झुकना है फॉरवर्ड साइड। देन हमारे दोनों लेग के बाजू में हमारे दोनों जो पाम है उसको वहां पे टच करना है। तो ये हमारा पाद हस्तासना हो गया। तो इससे क्या होगा कि अवर बॉडी विल बी फ्लेक्सिबल, तो इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। उससे क्या होगा कि भाई हमारे बैक जो मसल्स है जो स्ट्रेचिंग होगी उसके मीन्स हमारे लेग के मसल से वो स्ट्रेच होगी। तो उससे क्या होगा कि अवर मसल्स मीन्स अवर लेग मसल्स एंड बैक मसल्स आर विल बी फ्लेक्सिबल। तो उससे भी क्या होता है कि भाई ये फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे मसल्स। और नेक्स्ट क्या है कि इससे हमें बेली फैट जो है हमारे हमारे वेस्ट के आजू बाजू जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी वो रिड्यूस करता है वहां पे। तो क्या है कि वो भी रिड्यूस होता है अगर हम अच्छे से ये आसना करते हैं। तो जैसे पाद हस्तासना, तो इससे क्या होता है कि भाई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा जो है इम्प्रूव होता है, और जो कॉन्स्टिपेशन लेवल है हमारा मीन्स रिड्यूस होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव जो हमने पहले भी बोला, इस आसन में भी हमें ये बेनिफिट है। और हमारा जो कॉन्स्टिपेशन जो है मीन्स के हमारा जो कब्जियत का प्रॉब्लम है, हमें जो कब्जियत का प्रॉब्लम रहता है उसके अंदर भी हमें ये बेनिफिट करता है मीन्स के रिड्यूस करता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारा स्पाइन जो मसल्स मीन्स स्पाइन जो है उसको भी वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्योंकि एवरी डे इफ वी आर डूइंग दिस आसन सो आवर स्पाइनल कॉलम इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो जिससे क्या होता है कि भाई हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं या कोई भी ऐसी मूवमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि भाई हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते या कोई आसन नहीं करते हैं, तो कोई भारी चीज अगर हम लिफ्ट करने जाए या कैरी करने जाए तो भी हमें पीछे ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर हम एवरीडे आसन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता और हमारी बॉडी क्या होती है एकदम फ्लेक्सिबल बनती है। तो क्या इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी एकदम इंप्रूव होता है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो पूरा ब्लड जो है हमारी बॉडी में अच्छी तरह से स्प्रेड करेगा। तो जिससे क्या होगा हमारा माइंड भी अच्छे से चलेगा, पूरी बॉडी भी एक क्या है एकदम एक्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सभी मसल्स को अच्छी तरह से वो ब्लड प्रोवाइड करेगा। जो ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छे से तो हमारे सभी पार्ट्स को ब्लड अच्छे से मिलेगा, तो हमारे सभी पार्ट्स जो है एकदम एक्टिव रहेंगे और अच्छे से वहां पे हमें बेनिफिट वो करेंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि व्हेन वी आर नॉट डूइंग दिस आसन, तो इफ वी हैव अ पेन इन अ बैक साइड सो वी अवॉइड दिस आसन। एट लीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुल्ली। तो हमें क्या करना है धीरे धीरे करना है, जहां तक हम जा सके वहां तक करना है। अगर हमें बैक पेन है या हमें कोई प्रॉब्लम हुआ है या कोई सडनली हमने मीन्स रिसेंटली हमने कोई हमारा ऑपरेशन हुआ है तो भी हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर हमें करना भी है तो हमें इंस्ट्रक्शन के साथ करना चाहिए। असिस्टेंट मीन्स के जो जो ये आसनास करवाते हैं वो लोग या डॉक्टर्स या उनकी सलाह लेके हमें ये करना चाहिए, लेकिन वो भी एकदम केयर के साथ करना चाहिए, एकदम शांति से करना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि ऐसे आसन अगर हम करने जाते हैं तो हमारे सपोज हमारे हैंड क्या है फ्लोर को टच नहीं होते, तो हम क्या करने जाते हैं एकदम जोश में आके एकदम टच करने जाते हैं, तो भी हमें बैक में प्रॉब्लम होने के 100% चांसेस है। ठीक है, अगर हमें कोई आसन भी करने हैं तो बिफोर आसन वी आर डूइंग नॉर्मल वार्म अप, सो आवर बॉडी विल बी वार्म, सो वी आर डूइंग आसनास एकदम मीन्स परफेक्टली ओके विदाउट एनी हार्म। तो हमें ये सभी जो है अच्छे से करना चाहिए और एक्सरसाइज के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट आसन है हमारा ऊर्ध्व हस्तासना। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि भाई जैसे हम ताड़ासन करते हैं सेम वैसे ही ये आसन है। ठीक है, वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट एंड अवर बोथ द हैंड स्ट्रेच अपसाइड ओके एंड नाउ स्टैंड ऑन अवर फीट ऑल्सो। तो क्या करना है कि भाई हमें हमारे फीट के ऊपर ऊंचा होना है, हमारी बॉडी को जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच करना है, हमारे हैंड शुड बी स्ट्रेट, हमारे हैंड स्ट्रेट होने चाहिए। तो ये आसन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स इससे हमें मिल सकता है, या तो इससे क्या है कि हमारे जो कमर में से या वेस्ट में से क्या है कि अच्छा सा स्ट्रेच होता है। ठीक है, वहां से बेली स्ट्रेच जो है हमारा वो गुड मीन्स के अच्छे से होता है,
जिससे क्या होता है कि भाई हम फ्लेक्सिबल होते हैं, वहां से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे भी हमें इम्प्रूव मिलता है। ये जितने 2-3 आसन हमने बोले, ये तीसरा आसन है। तो ये तीनों आसन में क्या है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से अच्छी होती है। जैसे पहला आसन जो हमने बोला था वज्रासन, तो एक वही अकेला आसन जो है वी आर डूइंग आफ्टर द लंच, खाने के बाद अगर हम वो आसन करते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो वो आसन हमें करना चाहिए, 5 मिनट तक करना चाहिए, जितनी मिनट तक हमारे से हो सके, 2-3-5 मिनट या 7 मिनट तक हमें वो आसन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्व हस्तासना है, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलता है कि जैसे डाइजेशन में भी होता है। तो जैसे हमारे स्ट्रेच आर्मपिट एंड शोल्डर्स, तो हमारे जो हैंड्स जो है वो भी अच्छे से स्ट्रेच होंगे, हमारा शोल्डर जो है वो भी अच्छे से स्ट्रेच होगा, तो उससे भी वहां पर फ्लेक्सिबल होगा। एक बेनिफिट और है, जिससे हमारा लंग्स की कैपेसिटी जो है वो भी क्या है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ऊर्ध्व हस्तासना करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है वो भी वहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो भी वहां पे इंक्रीज होगा। अगर हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होगा तो दैट मीन्स हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होने वाली है। हमारी हेल्थ, हमें हमारा पोस्चर अगर हमें अच्छा लगा, या किसी ने ऐसा बोला कि अरे वाह आप तो कितना अच्छा, मीन्स आपका जो अपीयरेंस है कितना अच्छा दिखाई देता है, तो क्या करेंगे, उसको हम और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। जिससे क्या होगा कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम हमारी फिटनेस में बढ़ावा करेंगे, जिससे हमें ये अच्छे से हमारे पोस्चर में जो है बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडिंग पोस्चर में, सिटिंग पोस्चर में, सभी पोस्चर में हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा। तो हमने पहले ही आपको समझाया कि भाई ब्लड सर्कुलेट अगर अच्छी तरह से बॉडी में होगा तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये भी एक है। और एक लास्ट बेनिफिट है इसका कि हमारे एब्डोमिनल जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे। ठीक है, अगर हमारे एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम बहुत ही अच्छे से सब काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पावर जो है हमारे स्टमक से निकलता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये कराटे करते हुए या ऐसी जो कराटे है, जूडो है, उस टाइम करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग आवाज निकालते हैं। वो आवाज जो है निकलती है वो कहाँ से आती है, उनके पेट के अंदर से जो होता है वहां से वो पावर निकलता है। ठीक है, वो पावर वहां से निकलता है और वो अच्छी तरह से हम काम कर सकते हो। और हमारे जो हमने बोला कि ऐसे आसन है कई के जिससे हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो है एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस व्हेन वी आर नॉट डूइंग दिस आसन, if in case of shoulder or neck injuries or experiencing dizziness while staring upwards with asana should be avoided। तो हमें अगर हमारे नेक में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो हमें क्या है कि भाई ये आसन को अवॉइड करना चाहिए। उस टाइम हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम अगर हम ये आसन करने जाएंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आसन है जो फोर्थ है त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन हमें कैसे करना है कि भाई हमें हमारे जो बोथ द लेग्स आर स्प्रेड एंड वी हैव टू टर्न लेफ्ट और राइट साइड, एनी वन साइड, एंड आवर वन हैंड टच शुड आवर राइट लेग एंड वन हैंड मीन्स अप साइड। जो हमारा एक हाथ है वो एकदम आकाश की तरफ रहेगा और एक हाथ जो है वो हमारे राइट लेग को टच करेगा, और हमें देखना भी क्या है, ऊपर की तरफ देखना है। और हमें हमारी जो वेस्ट है वहां से हमें टर्न करना है। हमारे दोनों लेग स्प्रेड मीन्स थोड़े खुले रखने हैं, और बाद में हमें ये आसन वहां पे करना है। तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कि भाई हमारे लेग जो है वो उसकी स्ट्रेंथनेस बढ़ती है, हमारी नीज जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा आर्म्स और हमारी चेस्ट, ये सभी का जो है वो स्ट्रेंथ वहां पे इम्प्रूव होगा। इफ वी आर डूइंग एवरी डे दिस आसना, सो वी इम्प्रूव आवर लेग स्ट्रेंथ, नीज, आर्म्स एंड आवर चेस्ट strength will be increased. And then next our digestive system also increase and our stimulates all the abdominal organs। तो हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है सभी वो भी क्या होंगे, एकदम एक्टिव होंगे, उत्तेजित होंगे,
जिससे वो क्या है अच्छे से काम करेंगे, तो हमारी बॉडी भी क्या है फिट रहेगी और हमें वो अच्छे से काम करने में हेल्प भी वहां पे करता है। तो उससे क्या है कि भाई हमारी मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है और हमारी फिजिकल हेल्थ जो है उनको भी क्या रखता है, ये इक्वल रखता है, उन दोनों के बीच में भी ये इक्वालिटी बनाए रखता है। तो जिससे भी क्या होती है कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और हमारी फिटनेस अच्छी होगी, मीन्स फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि भी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब होंगे हमारी मीन्स हेल्थ से या हमारे माइंड से, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। सपोज आप फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हुआ है, या जैसे समझ लो कोई चोट आई है या हमें कहीं पे पेन हो रहा है, सपोज समझ लो हमें मुंह में पेन हो रहा है या कहीं पे लगा है पाँव में हाथ में वहीं पे पेन हो रहा है, तो क्या होगा कि पूरा दिन हमारा जो माइंड है वहीं पे जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या होता है कि हमारा माइंड वहां पे सेट नहीं होता। हमें क्या हुआ कि भाई जहाँ पे लगा है पूरा माइंड वहां ही चला जाता है। जब जब मीन्स हमें पेन होता है तो वहां पे हमारा तुरंत वहां माइंड चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि भाई हम कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकते और ना ही कोई काम में अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो इससे क्या है कि भाई हमारा अगर हम त्रिकोणासना करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अवर बैक पेन विल बी रिड्यूस। तो अभी क्या है कि हमें स्ट्रेस होता है, मीन्स चिंता होती है, जो तनाव है और जो बैक पेन है वो भी क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा। अगर एवरी डे वी आर डूइंग त्रिकोणासना, सो वी रिड्यूस अवर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बैक पेन। लेकिन वी आर डूइंग दिस, ऑल द asanas are doing slowly and performed well. So if we get these types, this all the benefits, अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो हमें बेनिफिट की जगह पे प्रॉब्लम भी वहां पे हो सकते हैं। एंड इट्स आसन ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर हाइट। और तो इससे क्या है कि भाई हमारी हाइट इंक्रीज होने में भी हमें हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो है हमारा कि रिड्यूस बॉडी फेट, मीन्स क्या है कि हमारा जो एक्सेस बॉडी फैट है और एक्सेस बॉडी वेट है, तो इससे भी हम क्या है कि भाई रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा बॉडी फैट और बॉडी जो वेट है वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एवरीडे। अगर हम ये करते हैं, जो हमारा बेली फैट है उसको भी हम ये रिड्यूस कर सकते हैं वहां पे। तो क्या है कि भाई हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी वहां पे इंक्रीज करता है। जो हमने ये जो चारों आसन देखे उसके अंदर सभी के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हमारे जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है वो वहां पे क्योर होते हैं। कई ऐसे प्रॉब्लम जो हमने बोला बैक पेन है या हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बैक पेन जो हमारा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो ये आसन हमें बहुत ही हेल्प करता है। फिर क्या है कि रिड्यूस फैट अराउंड वेस्ट लाइन। तो हमने जैसे बोला कि बेली फैट जो है वही है कि भाई हमारा के वेस्ट लाइन के अराउंड जो है, मीन्स के हमारे वेस्ट के अराउंड जो वेट फैट है वो भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उससे भी हमें हेल्प मिल सकती है। तो नेक्स्ट उसका है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस व्हेन वी आर नॉट डूइंग दिस आसना। इफ सपोज वी हैव डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन इंजरी और माइग्रेन, सो वी आर नॉट डूइंग दिस आसना एट दैट टाइम। ठीक है, हमें ये टाइम में ये त्रिकोणासना नहीं करना है कि भाई हमें जब डायरिया है, लो और हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हमारा बैक पेन में इंजरीज है, हमें माइग्रेन है, तो हमें ये आसन उस टाइम नहीं करना है। उस आसन को उस टाइम हमें रहने देना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आसन जो है 5th नंबर का अर्ध मत्स्यांद्रसान। तो उसमें क्या है कि भाई ये आसन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या हमें हेल्प मिलेगी वो हम बताएंगे। लेकिन पहले देखेंगे कि भाई हम ये आसन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पहले बैठते हैं कि भाई हम पद्मासन की पोजीशन में या सुखासन की पोजीशन में सपोज हम बैठे हैं, तो हमारा लेफ्ट लेग जो है उसको पकड़ के हमें जो राइट लेग की जो नीज है उसके बाजू में वहां पे रखना है। ठीक है, फिर हमारा राइट हैंड जो है उससे हमें हमारा जो ये लेफ्ट लेग हमने जो रखा है राइट नीज के बाजू में उसको पकड़ना है हमें राइट हैंड से। देन हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो हमारे बैक के पीछे से आगे की तरफ लाने हैं, थाइस जो है वहां पर। ठीक है, और क्या करना है कि हमें बैक साइड पीछे की तरफ हमें देखना है। तो ये है हमारा आसन। तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो क्या है कि भाई इससे हमारे जो बैक मसल्स की जो है स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इट ऑल्सो ट्रीटिंग साइनसाइटिस,
ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस। तो ये सभी के अंदर क्या है कि हमें ये जो बेनिफिट करते हैं, जैसे हमारे नेक का जो मीन्स थ्रोट है या ब्लैडर जो है यहाँ पे, उनको भी वो हेल्प करता है। फिर हमारे जो हमारा नोज है उसके अंदर अगर कोई बोन्स इंक्रीज होता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी वहां पे वो हेल्प करता है। तो अगर ये नेक्स्ट है हमारा जैसे ब्रोंकाइटिस जो है, तो उसमें भी जैसे गले में अगर हमें जो श्वास की जो नली है अगर उसमें भी स्वेलिंग जैसा थोड़ा हो तो उसमें भी हमें ये हेल्प करता है। हमें जो कब्जियत का जो प्रॉब्लम अगर रहता है तो उसके अंदर भी हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट है जो है उसके अंदर भी हमें ये हेल्प करता है। और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि भाई प्रेग्नेंट वुमन शुड अवॉइड दिस आसन। अगर प्रेग्नेंट वुमन कोई है तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको सायाटिका का प्रॉब्लम है या स्लिप्ड डिस्क का प्रॉब्लम है तो ये लोग आसन जो है एकदम केयर के साथ करे और एकदम किसी की निगरानी के अंडर में करे, या किसी जो इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उनको साथ में रखे ये आसन करे। क्योंकि हमें नहीं तो जो प्रॉब्लम हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो हमें ये जो आसन स्वर वो जो है वो एकदम ध्यान से करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये ओबेसिटी का जो था आसन जो हमने दिए वो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है जो 3.3 है डायबिटीज के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहेंगे और कौन से आसन से हमें डायबिटीज में हेल्प मिल सकती है या हम उसको प्रिवेंट या क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक है भुजंगासना, नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासना, उसके बाद है पवन मुक्तासना, और एक जो वही का है कि भाई अर्ध मत्स्येंद्रासना। तो ये भी हमें ये हेल्प करता है इसके अंदर, ठीक है। डायबिटीज क्या है कि वेरी डेंजरस कंडीशन है। अभी का आपने जो टाइम देखा होगा तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ लोगों को डायबिटीज होता रहता है। तो डायबिटीज किससे होता है, या ये जो है हेरिडिटी प्रॉब्लम है एक, या हमारा फूड जो हमारी लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव नहीं रहेगी तो भी हमें ये हो सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी होता है, ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी रहती है मीन्स तो भी हमें ये डायबिटीज होने के चांसेस है। तो हमें ये सब कुछ ना हो उसके लिए हमें एवरीडे आसन करने चाहिए और एवरीडे हमें जो कोई ना कोई एक्सरसाइज और ये सब कुछ करना जरूरी है। तो उससे हमें इसके अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। डायबिटीज नॉट कंट्रोल इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, लॉस ऑफ विजन, एम्पुटेशन ऑफ लिम्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो भाई अगर डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उससे क्या हो सकता है कि भाई हमारी किडनी क्या है फेल हो सकती है। क्योंकि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो हाई डोजेस की मेडिसिन होती है तो वो भी हमारी किडनी के ऊपर प्रॉब्लम करता है। और हमें क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हमें नहीं मिलता तो भी हमें ये सब जो डायबिटीज है वो क्रिएट होता है। तो उससे क्या होता है कि भाई हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है। हमें अगर जैसे जैसे टाइम जाता रहता है हमें अगर डायबिटीज बढ़ता रहता है या हम उससे उसका अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं लेते तो भी क्या है कि हमारा विजन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, होता जाता है। उससे क्या होता है कि भाई कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हमें बहुत रहते हैं जो हमें उससे भी जो सांस लेने में और उसमें भी प्रॉब्लम उससे हो सकता है। तो डायबिटीज जो है हमें जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन क्या है क्रिएट नहीं करता है और इंसुलिन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो क्या होता है कि भाई हमें डायबिटीज होने की आवश्यकता है या हमें डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। अगर सफिशिएंट लेवल में हमें इंसुलिन नहीं मिलेगा या हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है या जो इंसुलिन क्रिएट करता है वो अगर ढंग से इंसुलिन क्रिएट नहीं करता है तो भी हमें डायबिटीज होने के 100% चांसेस वहां पे रहते हैं। तो डायबिटीज क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो क्या है कि इन टाइप 1 डायबिटीज द पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो जो टाइप 1 है उसमें क्या होगा कि भाई हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है तो वो क्या करेगी भाई इंसुलिन जो है वो क्रिएट नहीं करेगी।
तो इससे हमें क्या है कि वो प्रॉब्लम होता है। इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। तो उससे क्या करना पड़ता है कि भाई हमें इंसुलिन के क्या है इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर हमारा डायबिटीज हाई रहता है। तो हमें क्या करना है कि भाई इससे हमें वो अच्छे से क्योर कर सकते हैं। मीन्स इंसुलिन लेना है डेली तो उसको हम इस तरह से ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। लेकिन उसको क्या है कि उससे उसका लेवल कम होता है, जो डायबिटीज हाई होता है उससे वो कम हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, और जो है वो छोटी मीन्स के आपकी यंगर एज जो है वहां से आपको ये हो सकता है। तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी जो है सफिशिएंट अमाउंट में क्या है इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करती, और आपके हार्मोन जो है हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट प्रॉपरली बाय द बॉडी। तो क्या है कि हमारे हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या है वो सफिशिएंट लेवल के अंदर और प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमारी बॉडी क्या है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो भी हमें वो प्रॉब्लम रहता है, जिससे डायबिटीज 2 का प्रॉब्लम रहता है। डायबिटीज 1 आर रेयर। तो क्या है डायबिटीज 1 जो है वो एकदम रेयर केस में सबको होते हैं। उससे क्या होता है कि भाई हम फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, क्या होता है कि भाई उससे हम ज्यादा थक जाते हैं, कुछ काम करने जाए तो हम थक जाते हैं, और बार बार हमें क्या है कि यूरिनरी के लिए हमें जाना पड़ता है, बार बार हमें इसके लिए। तो उससे क्या होता है कि भाई हमारे हाथ और हमारे पैर जो क्या है वो शून्य हो जाते हैं। कई बार क्या है वो ढंग से काम नहीं करते। अगर हमें डायबिटीज है या हमारा डायबिटीज जो है उसका लेवल बढ़ गया है तो भी हम ये वहां पे नहीं हो सकता है।